क्लास में किसी कोई डाउट था? ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोगों को एक ग्राफ मिलता है ना, बताया था ना। हम लोगों ने बोला था, हम लोगों ने एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ लिया था, ठीक है। तो आज हम उसी को बढ़ा रहे हैं। देखो, डिफरेंट केसेस ऑफ इमरजेंस क्या है? डिफरेंट केसेस ऑफ इमरजेंस। ये मान लो एक तुम्हारे पास प्रिज्म है जिसका एंगल ए है, रेडियस म्यू है, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? कि इसका एक ग्राफ आता है, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पहले मैं केस वन ले रहा हूं, मैं यहां कह रहा हूं साइन इनवर्स 1/μ, साइन इनवर्स 1/μ को मैं क्या बोल रहा हूं? थीटा सी क्या है? क्रिटिकल एंगल। अगर लाइट इस ग्लास मीडियम से एयर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रहा है, अगर इसका मीडियम 1 है और इसका मीडियम म्यू है, तो जब लाइट यहां पे ट्रेवल कर रहा होगा, समझ रहे हो ना, तो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम जब लाइट ट्रेवल करेगा, हम जानते हैं देयर इज ए एंगल एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेवी ऑफ क्रिटिकल एंगल। हम उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सही ना, बताया था। लेट अस सपोज साइन इनवर्स, एक मिनट, लेट अस सपोज साइन इनवर्स 1/μ इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। लेट अस सपोज, मैं यहां लिख रहा हूं, मैं साइन इनवर्स 1/μ को क्या बोल रहा हूं? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब ये बताओ, केस वन, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं जब एंगल ऑफ द प्रिज्म, रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म अगर 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो नो एमर्जेंस का मतलब है श्योर TIR एट सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस पे तुमको क्या मिलेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे लाइट बाहर नहीं निकलेगा, यहां पे तो लाइट एंटर कर जाएगा, बट सेकेंड सरफेस पे लाइट एंटर बाहर नहीं निकलेगा। वो क्या होगा? TIR करेगा, गारंटी है। क्यों गारंटी है? बताओ, क्या मैं सही बोल रहा हूं? देखते हैं। ये बताओ, अगर I की वैल्यू 0 डिग्री, तो R1 की वैल्यू 0 डिग्री। अगर I की वैल्यू 0 डिग्री, अगर ये नॉर्मल के अलॉन्ग गिरेगा, ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही जाएगा जी, जाएगा ना। और I की वैल्यू 0 डिग्री, R1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो R2 इज इक्वल टू व्हाट? तुम जानते हो R1 प्लस R2 क्या होता है? A होता है। तुम जानते हो R1 प्लस R2 क्या होता है? A होता है। तो R2 वैल्यू क्या हो जाएगी? A होगी ना। लेकिन ये R2 ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल है, यानी TIR होगा। और अगर I की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी ये ग्रेजिंग गिरा इस तरह से, अगर I की वैल्यू 90 डिग्री है, समझो, यानी कि ये जो सरफेस है इंसिडेंट पे, वो एकदम सरफेस के पैरेलल गिरा, ग्रेज करता हुआ गिरा। I की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो R1 कितनी होगी? थीटा सी होगी। जब I की वैल्यू 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? थीटा सी। तो R2 कितना हो जाएगा बताओ? A माइनस थीटा सी। क्योंकि R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है? हमेशा बताए थे कल, R1 प्लस R2 हमेशा A होता है, तो A माइनस थीटा सी। बट ये A क्या है? क्रिटिकल एंगल के डबल से ज्यादा है। ये A जो है एंगल ऑफ प्रिज्म, वो मोर देन 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल है। इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा जी, होगा ना। बताओ, जब I की वैल्यू 0 डिग्री, R1 की वैल्यू 0 डिग्री, R1 की वैल्यू 0 डिग्री, यानी R2 की वैल्यू A, और A की वैल्यू क्रिटिकल एंगल तो छोड़ो, क्रिटिकल एंगल से डबल से भी ज्यादा है, तो वहां TIR होगा। अगर I की वैल्यू 90 डिग्री,
R1 की वैल्यू कितनी, थीटा सी, तो R2 की वैल्यू कितनी, a माइनस थीटा सी, बट a की वैल्यू 2 थीटा सी से बड़ी है, तो ये वैल्यू a माइनस थीटा सी, कोई नंबर जो डबल टाइम ऑफ थीटा सी से बड़ी है उसमें मैंने थीटा सी माइनस कर दिया, वो थीटा सी से बड़ा होगा। तो यानी कि 0 डिग्री वाले का भी TIR होगा, 90 डिग्री वाले का भी TIR होगा, सबका TIR होगा। सो हम कह सकते हैं नो इमरजेंस। ये गारंटी है कि सेकेंड सरफेस पे all the rays suffers TIR at second surface। इसीलिए तुमको इस केस में ये ग्राफ जो हमने कल बात की थी, इस टाइप का ग्राफ हमने जो कल एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ प्लॉट किया था, तुमको ये ग्राफ मिलेगा ही नहीं। देयरफॉर नो, इसमें से एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, इस पूरे ग्राफ में तुमको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। सो नो ग्राफ, कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। एग्रीड? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है बताओ। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। इसको क्या बोलते हैं? हो सकता है उसके बाद ये यहां पे रिफ्लेक्ट करे, और हो सकता है यहां से निकल जाए, हो सकता है ये यहां से निकल जाए, बट यहां से तो नहीं निकलेगा। यानी ये जो ग्राफ हमको 2 रिफ्रैक्शन के बाद मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। एग्रीड? समझ रहे हैं? किसी को डाउट है? सर, हाँ सर ऑब्ट्यूज एंगल प्रिज्म भी होते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा ना। यस सर। हाँ, हो सकता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर म्यू की वैल्यू 2 है, इसका मतलब थीटा सी किसके इक्वल है? 30 डिग्री। एग्रीड? और अगर इस मटेरियल का कोई प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट मीडियम जहां सरफेस, फर्स्ट सरफेस जहां लाइट गिरा और सेकंड जहां गिरा, उनके बीच का एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री है, राइट एंगल प्रिज्म है, तो क्या होगा? नो इमरजेंस। क्यों होगा नो इमरजेंस? बिकॉज दिस एंगल इज मोर देन 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है? तुमको ये ग्राफ नहीं मिलेगा, इस ग्राफ का एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ग्राफ तो छोड़ो, ग्राफ का एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। एग्रीड? समझ रहे हैं? यस सर। तो मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, एक प्रिज्म है, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका ये 90 डिग्री है, और मैंने जब उसमें इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश की तो मुझे ग्राफ नहीं मिला, एक भी ग्राफ नहीं मिला, एक भी पॉइंट नहीं मिला, एक भी एंगल के लिए लाइट यहां से नहीं निकल रहा था। मैंने यहां पर एंगल आई को 0 से 90 सब वेरी करके देख लिया, बट इस सरफेस से लाइट कभी निकला ही नहीं। तो क्या कह सकते हो? इसका मतलब A इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी। एग्रीड? अगर आपको लाइट मिला ही नहीं, अगर किसी केस में, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं, समझिएगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि मेरे पास एक मटेरियल है जो अननोन मटेरियल है, म्यू की वैल्यू मुझे नहीं पता है, मुझे इसका एंगल पता है, इसका मुझे एंगल पता है, और एंगल की वैल्यू है, और एंगल की वैल्यू है, मान लेते हैं 90 डिग्री। मैंने देखा कि हम इस आई को जब वेरी कर रहे हैं, जब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम वेरी कर रहे हैं, वी आर गेटिंग नो लाइट फ्रॉम दिस सरफेस, नो लाइट फ्रॉम दिस सरफेस। इस सरफेस से कोई भी लाइट इमर्ज नहीं कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब है, ये कंडीशन है, इसका मतलब है 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी। सही है?
क्या इसका मतलब ये है? अगर कोई लाइट यहां से नहीं निकल रहा, इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी। इसका मतलब है 45 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा सी। और थीटा सी क्या होता है बताइए? साइन इनवर्स 1/μ होता है। इसका मतलब है कि साइन 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 1/μ। इसका मतलब है म्यू इज ग्रेटर देन √2। सही है? सही है कि नहीं है? सही है? लिखो इसको, अगला केस लूंगा, लिखो इसको। सेकंड केस ले रहे हैं, देखो केस 2। केस 2 में क्या है, समझना इस बात को। केस 2 में क्या है? केस 2 में क्या है कि अगर एंगल ए दो लिमिट्स के बीच लाई करती है, कौन कौन सी लिमिट है भाई? इफ ए लाइज बिटवीन थीटा सी एंड 2 थीटा सी, इफ ए लाइज बिटवीन थीटा सी एंड 2 थीटा सी, ठीक है? तो क्या होगा? तो क्या होगा देखते हैं। देखो, तुम जानते हो कि जब ये लाइट गिरता है, ऐसे गिरता है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई। यहां पे ये रिफ्रैक्ट करता है, ये एंगल होता है R1, ये होता है R2 और ये होता है E। अगर रिफ्रैक्ट कर दिया तो सब कुछ डिपेंड करता है R2 पे। और R2 की वैल्यू थीटा सी से कम है, अगर R2 की वैल्यू थीटा सी से कम है तो रिफ्रैक्ट करेगा, और अगर R2 की वैल्यू थीटा सी से ज्यादा है तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगा, TIR करेगा। अगर I की वैल्यू तुम 0 डिग्री लो, अगर हम I की वैल्यू 0 डिग्री लें तो R1 भी 0 डिग्री होगा जी। बट R1 प्लस R2 क्या होता है? A होता है। तो R2 किसके इक्वल होगा? A के। और बिकॉज A थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन दिस A इज ग्रेटर देन थीटा सी, दिस A इज ग्रेटर देन थीटा सी, देयरफॉर TIR। अगर ये 0 डिग्री पे गिरता नॉर्मली इस तरह से, तो ये यहां जाके TIR कर जाता। अगर तुम I को 90 डिग्री लोगे तो क्या होगा? अगर हम I को 90 डिग्री लेंगे तो क्या होगा? ग्रेजिंग इंसिडेंस। अगर हम I को 90 डिग्री लेंगे तो R1 कितना होगा? थीटा सी होगा जी। R1 कितना हो जाएगा? थीटा सी। जब रेयर मीडियम में 90 डिग्री तो डेंसर मीडियम में थीटा सी होता है। तो R2 कितना हो जाएगा बताओ? A माइनस थीटा सी। अब जरा देखो, A की वैल्यू 2 थीटा सी और थीटा सी के बीच में, A की वैल्यू थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में, जैसे 1.5 टाइम्स ऑफ थीटा सी या 1.4 टाइम्स या 1.6 टाइम्स ऑफ थीटा सी। तो जब इसको माइनस करोगे तो ये आएगा लेस देन थीटा सी। ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा, ये आएगा लेस देन थीटा सी। यानी कि क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि सेकेंड सरफेस क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, देयरफॉर इमर्जेंस होगा, वो इमर्ज कर जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो? 90 डिग्री वाला इमर्ज कर रहा है, 90 डिग्री वाला यहां से बाहर निकल रहा है। जो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो वो यहां से बाहर निकल रहा है, बट जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है वो नहीं निकल रहा है। होगा क्या कि 90 डिग्री वाला निकलेगा, 89 भी निकलेगा, 88 भी निकलेगा, घटाते जाओ, एक कट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम वाला, समझना, अगर तुम I को ले रहे हो 90 डिग्री तो ये इमर्ज करेगा। अब दूसरों इसको घटाना शुरू करो, कहां तक लेके जाओ? I को 0 डिग्री तक। इसके बीच में कहीं एक वैल्यू मिलेगा I0, यहां से लेके यहां तक का जो है
यहां से लेकर यहां तक का कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, ये क्या होगा, इमर्ज करेगा। और यहां के बाद इस आई नॉट के नीचे का कोई भी वैल्यू लोगे तो वो क्या करेगा, TIR करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो समझो इस बात को, जब आई की वैल्यू तुम 90 लेते हो, इंसिडेंस एंगल का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 90। इंसिडेंस एंगल का मैक्सिमम वैल्यू 90, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, θc। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना, a माइनस θc। समझना इस बात को, जब आई तुम 90 लेते हो, जब आई तुम 90 लेते हो तो ये सबसे ज्यादा है, आई का सबसे मैक्सिमम वैल्यू 90 है। उस समय R1 भी मैक्सिमम होता है, उस समय R2 मिनिमम होता है, R2 मिनिमम, इसलिए सबसे ज्यादा चांसेस निकलने का किसका है, 90 डिग्री वाले का। क्यों, सबसे ज्यादा चांसेस इमर्ज होने का या यहां पर रिफ्रैक्शन करने का किसका है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 था। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम है, एंगल आई का मैक्सिमम वैल्यू 90 है। जब ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, जब आई मैक्सिमम R1 मैक्सिमम, R1 मैक्सिमम तो R2 मिनिमम, और जब R2 मिनिमम तो वो इमर्ज कर सकता है। अगर वो भी इमर्ज नहीं किया तो कोई इमर्ज नहीं करेगा। 90 मान लो इमर्ज कर गया, अब तुम इसको घटाओगे आई को तो R1 भी घटेगा, R2 बढ़ेगा, और हो सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर R2 वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ते बढ़ते θc हो जाए। याद रखना, अगर तुम I को डिक्रीज करोगे, इफ I डिक्रीज्ड, R1 decreases, R2 increases, और ये R2 इंक्रीज करते करते जब कहां पहुंच जाएगा, θc, उसके बाद TIR शुरू हो जाएगा। इसीलिए तुम जब भी ये ग्राफ प्लॉट करोगे, तुम जब भी ये ग्राफ प्लॉट करोगे, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ग्राफ राइट से शुरू होता है और लेफ्ट में खत्म होता है। यानी कि सबसे पहले तुम कौन सा वैल्यू लोगे, 90 डिग्री आ गया, 90 को घटाना शुरू करोगे, 90 को तुम घटाना शुरू करो, यहां पर आकर के बाद क्या होगा, फिर तो वो ग्राफ बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं, 90 पे निकल गया, ग्राफ मिल गया, 89 पे मिल गया, इस पे मिल गया, 80 पे मिल गया, 70 पे मिल गया, 60 पे मिल गया, करते करते हो सकता है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके वहां तक मिलेगा, ये लास्ट है। उसके बाद तुम जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस घटाओगे वो TIR करने लगेगा, तुमको ये ग्राफ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, तो ग्राफ हमेशा राइट से शुरू होता है और यहां कहीं जाके खत्म हो जाता है। ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, 90 होगा, अगर ग्राफ होगा तो 90 पक्का होगा, और यहां किसी वैल्यू पे जाके खत्म हो जाएगा। अब समझना, यहां पर आई की वैल्यू कितनी है, 90, तो ई की वैल्यू मान लो कितनी होगी, I0। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, इसको थीटा मान लो या इसको I0 ही मान लो, I0 होगा। तो यहां जब I होगा I0 तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, 90 डिग्री। समझना इस बात को, जब तुम यहां पर 90 पे गिराए थे, जब यहां तुम 90 पे गिराए थे तो यहां ये I0 पे निकला। जब तुम यहां पर I0 पे गिराओगे तो ये एकदम ग्रेस करता जाएगा, ये एकदम 90 डिग्री पे जाएगा, वो लास्ट होगा, वो लास्ट होगा। उसके बाद उसके क्रॉस चेंज होता है, इमरजेंस या नो इमरजेंस, TIR या रिफ्रैक्शन। तो याद रखना, जब तुम यहां 90 पे गिराए थे, जब यहां ये 90 पे गिरा था तो यहां निकला था I0 पे, तो जब तुम यहां पर I0 पे गिराओगे तो ये निकलेगा 90 पे। अब समझो इस बात को, अब अगर हमसे ये पूछा जाए यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल तक इमरजेंस होगा, यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम 90 डिग्री टू ए सर्टेन वैल्यू देयर इज इमरजेंस, बिलो दैट वैल्यू देयर इज TIR, नो इमरजेंस, इसको बोलते हैं नो इमरजेंस। Now question is how to find this critical value,
हम इस क्रिटिकल वैल्यू को कैसे निकालें? कौन से एंगल से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन से एंगल से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस टीआईआर करेगा और उससे ज्यादा इमर्ज करेगा, वो कैसे निकालेंगे? तो याद रखना, हम क्या करते हैं, आई नॉट निकालने के लिए, हम आई नॉट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यहां पर ऐसे करके एक वैल्यू लेते हैं, लेट अस सपोज दिस वैल्यू इज आई नॉट। उस केस में होना क्या चाहिए, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस बाउंड्री एंगल, दिस इज द लास्ट रिफ्रैक्शन, ये अंतिम एंगल है जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी यहां पर जब इसकी वैल्यू आई नॉट होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेजिंग होगा, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा ना, एग्रीड? ये बाउंड्री है कि नहीं, ये बाउंड्री है कि नहीं, सो बताओ। तो ये बताओ R2 की वैल्यू किसके इक्वल, बताओ इस केस में R2 की वैल्यू किसके इक्वल, थीटा सी। तो R1 की वैल्यू किसके इक्वल, A माइनस थीटा सी। तो क्या तुम आई नॉट निकाल सकते हो, क्या लिख दोगे, 1 साइन आई नॉट, जो तुमको फाइंड करना है, 1 साइन आई नॉट इज इक्वल टू म्यू साइन ए माइनस थीटा सी, सही है। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि ये लास्ट एंगल है, इससे तुमने इसको थोड़ा सा भी कम किया, देखो इस डायग्राम को देखो सही से, इस डायग्राम को देखो सही से, अगर तुमने इस एंगल आई नॉट को थोड़ा सा भी यहां से कम किया तो R1 थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे R1 थोड़ा सा ज्यादा ये होगा, कम होगा, R2 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और वो क्या करेगा, थीटा सी को एक्सीड कर जाएगा, तो TIR हो जाएगा। ये लास्ट रिफ्रैक्शन है, इसमें तुमको ये एंगल पता है 90 डिग्री, तो ये पता चल गया थीटा सी, ये पता चल गया थीटा सी, तो ये पता चल जाएगा। अब यहां लगा दो स्नेल्स लॉ, 1 साइन आई नॉट इन म्यू साइन ए माइनस थीटा सी, और तुमको वैल्यू आ जाएगा। इस पे अभी हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, इस पे अभी हम एक न्यूमेरिकल लेंगे। दूसरी बात, तुमने ये समझा, तुम ये जानते हो कि दिस इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तुम ये जानते हो दिस इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का तुम प्रॉपर्टी जानते हो कि I इज इक्वल टू E एंड R1 इज इक्वल टू R2। मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज द एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। याद रखना, मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब I की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। याद रखना, फॉर मैक्सिमम डेविएशन, फॉर मैक्सिमम डेविएशन I इज इक्वल टू 90 डिग्री, और E इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे ज्यादा डेविएशन तुमको तब मिलेगा इस ग्राफ में जब I की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक, पहले तुम इसको लिखो, फिर मैं इस पे एक न्यूमेरिकल लूंगा। लिखो, ये सेकंड केस है, इसमें हो भी सकता है इमरजेंस, नहीं भी। याद रखना, इसमें ऐसा नहीं कि गारंटी है कि इमरजेंस नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट केस जो था, दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ थीटा सी, उसमें था गारंटी, कोई भी एंगल पे लाइट गिरा लो वो बाहर नहीं निकलेगा। इस केस में 0 से लेकर सर्टेन एंगल तक नहीं निकलेगा, और उस सर्टेन एंगल से लेकर 90 तक निकलेगा। ठीक है, ये सेकंड केस होता है। इसको लिखो, तब मैं इस पे एक न्यूमेरिकल लेता हूं। तो यहां मैं इसका एक बार लेवलिंग भी कर देता हूं। यहां पर I की वैल्यू कितनी होती है, यहां I की वैल्यू होती है 90 डिग्री। ठीक, देखो इस ग्राफ का जो दोनों एंड होगा ना, ये एंड और ये एंड हमेशा इक्वल हाइट पे होगा। जिस एंड हाइट से ये शुरू होगा उस हाइट पे ये खत्म होगा। शुरू 90 पे और ये कहीं एंड करेगा, मान लो एंगल I0 पे, शुरू 90 पे और एंड I0 पे, लेकिन दोनों का हाइट यानी दोनों का डेविएशन सेम होगा, इसको बोलते हैं डेल्टा मैक्स। यहां I की वैल्यू 90, तो R1 की वैल्यू कितनी,
और आई की वैल्यू 90 तो R1 की वैल्यू कितनी, थीटा सी। तो R2 की वैल्यू कितनी, A माइनस थीटा सी। अगर R1 अगर ये 90 तो ये कितनी, थीटा सी। ये कितनी, 90 माइनस थीटा सी। और E की वैल्यू कितनी, I नॉट। एंगल ऑफ इमरजेंस कितनी, I नॉट। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस इज I नॉट। जबकि यहां पर I की वैल्यू I नॉट, E की वैल्यू 90 डिग्री। I और E इंटरचेंज। ये I नॉट, यहां R1 कितनी, A माइनस थीटा सी, और R2 कितनी, थीटा सी। समझ रहे हो ना, ये इंटरचेंज हो जाता है। यहां डेल्टा मैक्स आता है, यहां डेल्टा मैक्स आता है। लिखो इसको अच्छे से। क्वेश्चन ले रहे हैं कि मान लो हमसे ये कहा गया ये एक प्रिज्म है जिसका ये 53 डिग्री दिया हुआ है, एंगल है 53 डिग्री। ठीक है, एक प्रिज्म है जिसका एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 5/3। तो सबसे पहले ये बताओ ये कौन सी कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी में है। क्यों कैटेगरी में भाई, थीटा सी कितना होगा बताओ, व्हाट इज थीटा सी। थीटा सी वुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, सो थीटा सी वुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, means here it is 3, here it is 5. Sorry, sine inverse of 1/μ means 3/5. What is that? 37 degree. Agreed? सही है। अब ये जो 53 डिग्री है ये लाई करता है बिटवीन थीटा सी एंड 2 थीटा सी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एमर्ज नहीं करेगा, एमर्ज करेगा बट सब लाइट नहीं करेगा। मेरे से पूछा गया है फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड द थ्रेशोल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच E इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो एंगल निकालो, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू निकालो जो लास्ट केस ऑफ इमरजेंस होगा। मतलब ये किस पे चला जाएगा, 90 डिग्री में से करके, ये ऐसे करके चला जाएगा। समझ रहे हो ना, E इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कैसे निकालें, जब ये 90 डिग्री तो क्या ये एंगल थीटा सी, अगर ये 90 डिग्री तो ये थीटा सी, सही है ना। तो ये कितना, 53 डिग्री माइनस थीटा सी, एंगल ए माइनस थीटा सी। ये एंगल है आई, मान लेते हैं दिस इज आई नॉट, दिस इज द क्रिटिकल थ्रेशोल्ड वैल्यू आई नॉट। तो क्या लिख दें, यहां से लगाते हैं तो क्या लिख दें, 1 साइन आई नॉट इज इक्वल टू 1 साइन आई नॉट इज इक्वल टू म्यू साइन, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ 5/3, इसकी रेफरेंस क्या है 5/3 साइन 53 डिग्री माइनस थीटा से। तो यहां लिख दें साइन आई नॉट इज इक्वल टू 5/3 टाइम्स ऑफ साइन 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री 16 डिग्री। इसको लिख दे 5/3 साइन 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री। इसको लिख दे 5/3 साइन ए साइन बी, नहीं साइन ए कॉस बी, साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री माइनस कॉस 53 डिग्री साइन 37 डिग्री। सही है। इसको लिख दे 5/3 टाइम्स ऑफ, दिस इज 4/5 इंटू 4/5 माइनस 3/5 इंटू 3/5
तो क्या इसको लिख दें, ये 5 कट गया, 16 माइनस 9 7, 7/5 यहां है, 5 यहां है, 3 यहां है, 15, 7/15. सो साइन आई नॉट इज 7/15. लगभग कितना, अगर ये 7.5/15 होता तो हाफ होता, अगर ये 7.5/15 होता तो 1/2 होता, उससे थोड़ा सा कम है. तो इसको मान लो आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 28 डिग्री या 27 डिग्री, जो मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा, अगर होगा तो, नहीं तो साइन इनवर्स के टर्म में छोड़ देना. ये वो एंगल है, समझो 28 डिग्री का जो लाइट है वो अंतिम लाइट है जो यहां से निकल रहा है. अब बताओ 27 का क्या होगा और 29 का क्या होगा. जो एंगल 27 पे गिरेगा उसके साथ क्या होगा यहां पर, और जो 29 पे गिरेगा, एक कम एक ज्यादा, उसके साथ क्या होगा. जो कम पे गिरेगा, जो इससे एक कम पे गिरेगा, उसके लिए थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा ज्यादा होगा थीटा सी से, इसका TIR होगा ना. अगर इसको 1 डिग्री से कम करोगे तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये कम होगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा थीटा सी से, इसका TIR हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं 0 से 28 डिग्री तक तुम क्या कह सकते हो, TIR हो रहा है. हम यहां कह देते हैं 27 डिग्री वाला TIR करेगा, 29 डिग्री वाला. जो अब इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, आई नॉट को बढ़ा दो 1 डिग्री, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये थोड़ा घट जाएगा, ये थोड़ा घटेगा तो ये भी थोड़ा घट जाएगा, तो ये करेगा और वो एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 से थोड़ा कम होगा, ये इमर्ज करेगा. इमर्ज मतलब रिफ्रैक्ट करेगा. एग्रीड? कोई डाउट? अगर मैं तुमसे यहां ये जानना चाहता हूं, इफ आई वांट टू नो फ्रॉम हियर फाइंड डेल्टा मिनिमम, कैसे निकालोगे? प्रोसेस से. हो सकता है मेरा डेटा वैसा सेट ना हो कि क्वेश्चन आए, लेकिन अगर मुझसे कहा गया फाइंड डेल्टा मिनिमम तो क्या करेंगे? हमको फॉर्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाय साइन ए बाई 2. इस पूरी क्वांटिटी में अगर आप देखें गौर से, इस पूरी क्वांटिटी में अगर आप देखें, आपको ये पता है कि आपको ए दिया हुआ है 53 डिग्री, आपको म्यू पता है दिया हुआ 5/3, आपको ए पता है, आपको डेल्टा मिनिमम या तो न्यूमेरिकली या इनवर्स के फॉर्म में चला जाएगा. दूसरा, अगर मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज डेल्टा मैक्सिमम, अगर मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज डेल्टा मैक्सिमम, तो क्या करोगे? इस कंडीशन में ये जो तुम्हारा डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो डेविएशन है वो मैक्सिमम डेविएशन. तो मैक्सिमम डेविएशन कैसे निकालोगे? मैक्सिमम डेविएशन कब होता है? व्हेन आई और ई, आई या ई, या तो आई लिखो या ई, कोई एक 90 डिग्री हो, यानी यही डायग्राम. इस केस में डेविएशन होगा कितना बताओ? डेविएशन का फॉर्मूला तुम जानते हो, तुम डेविएशन का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए. अब बताओ आई कितना है? आई नॉट 28 डिग्री. देखो आई कितना है? 28 डिग्री. ई कितना है? 90 डिग्री. आई कितना है? 28 डिग्री. ई कितना है? 90 डिग्री. अगर आई को लोगे 28, ये 90, और अगर आई को लोगे 90 तो ई क्या होगा? 28. आई प्लस ई माइनस ए कितना है? 53 डिग्री. तो कितना है बताओ? 37 प्लस 28, 28 डिग्री प्लस 37 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री. 65 डिग्री इज द मैक्सिमम डेविएशन यू कैन ऑब्टेन इन दिस केस. समझ रहे हो? गेटिंग द पॉइंट? लिखो इसको. थर्ड केस क्या है वो देखो. थर्ड केस में है कि अगर ए की वैल्यू इक्वल टू हो जाए थीटा सी, अगर ए की वैल्यू हो जाए इक्वल टू थीटा सी, तो क्या होगा? तो कहेंगे ऑल लाइट एमर्जेस फ्रॉम सेकेंड सरफेस.
कोई भी लाइट TIR नहीं करेगा, कोई भी लाइट TIR नहीं करेगा। क्यों? जब I को लोगे 0 नॉर्मल, R1 होगा 0। जब I 0 R1 0, तो R2 किसके इक्वल? A, क्योंकि R1 प्लस R2 A होता है। बट A किसके इक्वल है? थीटा सी। इसका मतलब है अगर R2 वैल्यू थीटा सी है तो E की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। और अगर I की वैल्यू लोगे 90 डिग्री, R1 होगा थीटा सी, तो R2 कितना हो जाएगा बताओ? R1 प्लस R2 क्या होता है? A, और A की वैल्यू क्या है? थीटा सी, तो A माइनस थीटा सी, A माइनस थीटा सी कितना हो गया? 0। तो R2 0, तो E कितना हो गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ समझो? इसका मतलब हुआ कि या तो इस तरह से लाइट निकलेगा, अगर लाइट इस तरह से गिरेगा नॉर्मली, अगर लाइट गिरेगा नॉर्मली तो निकलेगा ग्रेजिंग। अगर लाइट गिरेगा नॉर्मली तो निकलेगा ग्रेजिंग, और अगर लाइट गिरेगा ग्रेजिंग, अगर लाइट गिरेगा ग्रेजिंग तो निकलेगा नॉर्मली। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट इमर्जेस 0 से 90 तक का हर लाइट बाहर निकलेगा, नो TIR। कोई भी लाइट अनसक्सेसफुल नहीं होगा, सब निकल जाएगा बाहर। ठीक है? इसका मतलब यही एक केस है, यही एक केस है जहां तुमको ग्राफ ऐसा मिलेगा। ये ग्राफ 90 डिग्री पे शुरू तो होगा ही होगा, ये एंड भी 0 डिग्री पे करेगा। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा 90 से, जब तुम लेफ्ट की तरफ आओगे ये ग्राफ कंप्लीट मिलेगा, मतलब इसका कोई कट ऑफ नहीं होगा, ये 0 डिग्री तक मिलेगा तुमको। यहां पर I की वैल्यू 90, E की वैल्यू 0 डिग्री, या I की वैल्यू 90, देखो I की वैल्यू 90, तो ये कितनी होगी? R1 होगा थीटा सी, R2 कितना होगा? 0, तो E कितना होगा? 0। यहां पर देखो I की वैल्यू कितनी? 0, R1 की वैल्यू कितनी? I की वैल्यू 0, R1 की वैल्यू 0, R2 की वैल्यू किसके इक्वल? थीटा सी, क्योंकि A की वैल्यू थीटा सी के इक्वल है। R2 की वैल्यू किसके इक्वल? A के, और A की वैल्यू कितनी है? थीटा सी, और E की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। देखो I और E इंटरचेंज हो रहा है, I और E इंटरचेंज हो रहा है, और R1 R2 भी इंटरचेंज हो रहा है। इस केस में तुम डेल्टा मिनिमम का तो फॉर्मूला जानते ही हो, और तुमको डेल्टा मैक्सिमम निकालना है तो क्या करोगे? इस केस में यही होगा डेल्टा मैक्सिमम, दिस क्वांटिटी डेल्टा मैक्सिमम। डेल्टा मैक्सिमम कैसे निकालोगे भाई? I प्लस E माइनस A, दैट मीन्स I की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री, E की वैल्यू कितनी? 0 डिग्री, A की वैल्यू कितनी? A की वैल्यू कितनी? A की वैल्यू क्वेश्चन में जो दी हुई है, सॉरी थीटा सी, A की वैल्यू क्या है? थीटा सी, so that is 90 डिग्री माइनस थीटा सी, so 90 डिग्री माइनस थीटा सी is the maximum angle of deviation। अगर E की वैल्यू इसके इक्वल है तो मैक्सिमम डेविएशन में क्या लिखोगे? I प्लस E माइनस A। I और E में से एक 90 डिग्री है, एक 0 डिग्री है, तो दोनों का सम कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस A, A का वैल्यू क्या है? थीटा सी। 90 डिग्री माइनस थीटा सी इज मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और मिनिमम का तुम जानते हो, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम, ये हो गया डेल्टा मैक्सिमम। और अगर डेल्टा मिनिमम जानना चाहते हो, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाय साइन ऑफ A बाई 2। यहां एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है? बिकॉज थीटा सी इज A,
because theta c is a, so sin theta c is sin a, sin theta c is sin a. समझना इस बात को, because theta c is a, because theta c is a, because theta c की वैल्यू a के इक्वल है, so sin theta c की वैल्यू क्या होगी, sin a के इक्वल, but what is sin theta c, 1 by mu is sin a. यहां से आप लिख सकते हैं म्यू की वैल्यू किसके इक्वल, 1 by sin a. समझ रहे हो, म्यू की वैल्यू क्या लिख दोगे, बिकॉज sin a is equal to sin theta c and sin a is sin theta c, sin theta c 1 by mu, so sin a म्यू की जगह क्या डाल दोगे, 1 by sin a, इसको किससे इक्वेट कर दोगे, 1 by sin a. तुम इन दोनों को सॉल्व करके, तुम इन दोनों को सॉल्व करके डेल्टा मिनिमम भी निकाल सकते हो, तुम इन दोनों को सॉल्व करके डेल्टा मिनिमम भी निकाल सकते हो. समझ रहे हो. तो इस केस में ऑल लाइट इमर्जेंस and you are getting graph from here to here. This is delta minimum, this is delta minimum and this is delta maximum. डेल्टा मिनिमम निकालने का तरीका क्या है, जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2. बट यहां पर तुम इसको ले सकते हो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू. इसका मतलब 1 by mu is sin a, 1 by mu is sin a, इसको 1 by sin a से इक्वेट कर दो और सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर जो डेटा हो दिया होगा उस पर चला आएगा. ठीक है, लिखो इसको. So last case, case 5 I think. So last case would be I think case number 5. Case number 5. That angle A lies between 0 and theta c. Angle A lies between 0 and theta c. 0 और theta c के बीच में लाई कर रहा है. एंगल A जो है 0 और theta c के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या होगा समझते हैं. तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, समझना इसको, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जहां पर ये ऐसे गिरेगा, ये एक आई नॉट एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि जिसके लिए R2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी, R2 वैल्यू 0 होगी, वो नॉर्मली निकलेगा. इससे कम अगर आई नॉट हुआ, अगर आई नॉट से कम हुआ वैल्यू, अगर ये वैल्यू लेस देन आई नॉट हुआ, तो यहां जो तुमको वैल्यू दिख रहा है, यहां जो तुमको वैल्यू दिख रहा है वो इस तरह से जाएगा. देखो वो इस तरह से जाएगा, वो जब यहां पर गिरेगा, वो जब यहां पर गिरेगा तो ऐसा होगा कि जब यहां पर गिरेगा तो नॉर्मल इसके इस साइड लाई करेगा, यहां नॉर्मल इसके इस तरफ लाई करेगा. इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीचे ना बेंड करके दूर बेंड कर जाएगा, ये बेस की तरफ ना बेंड करके ऊपर बेंड कर जाएगा. बताते हैं कैसे. इस केस में तुम्हारा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर तुम्हारा वैल्यू ये होगा तब जब ये ग्रेटर देन होगा. ग्रेटर तो ये हो गया ग्रेटर, ये होगा लेस, ये होगा लेस, तो ये होगा मोर. ठीक है, ये ग्रेटर में होना चाहिए. और अगर तुम्हारे आई की वैल्यू लेस देन आई नॉट हुई, अगर तुम्हारे आई नॉट की वैल्यू लेस देन आई नॉट हुई, तब ये ऐसे गिरेगा और नॉर्मल इसके इस साइड लाई करेगा, और तब ये बेस की तरफ बेंड कर देगा. समझते हैं कैसे.
समझते हैं कैसे। तो आपको अगर हम कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, आपसे अगर हम कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से, लेट अस फाइंड ए क्वेश्चन। पहले मैं एक क्वेश्चन खोजता हूं जो हमें इस बात को ये करा सके। देख लेते हैं। मान ले क्वेश्चन इस टाइप से है, एक प्रिज्म है जिसका ये दिया हुआ है 37 डिग्री, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 37 डिग्री, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 5√3/6, 5√3/6। आपसे पूछा गया है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो जिसके लिए फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सेकेंड सरफेस। तो ये कंडीशन हमसे पूछा गया, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ आई। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नॉट फॉर विच R2 is 0। R2 is 0 का मतलब क्या है, वो इस पे नॉर्मली गिरे और उसी डायरेक्शन में नॉर्मली ही निकल जाए। तो क्या करें बताओ, क्या दिस प्लस दिस 90 और दिस प्लस दिस 90 हो जाएगा 37 डिग्री होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 एंड दिस प्लस 90 होगा 37। तो क्या हम लिख दें 1 sin I नॉट मस्ट बी इक्वल टू म्यू 5√3/6 sin 37 डिग्री। व्हाट इज sin 37 डिग्री, ये हो जाएगा sin I नॉट इज इक्वल टू 5√3/6 टाइम्स ऑफ sin 37 का मतलब होता है 3/5। ये 5 कट गया, ये 3 कट गया, कितना आ गया √3/2। ये 5 और 5 कट गया और ये 3 और ये 6 कट गया तो √3/2। तो आई नॉट कितना आ जाएगा बताओ, दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री होगा ना। अब बताओ व्हाट वुड हैपन इफ दिस एंगल इज डिक्रीज। अगर हम आई नॉट को डिक्रीज करें यहां से, और हम आई नॉट को डिक्रीज करें तो 37 भी डिक्रीज करेगा जी, करेगा ना। अगर हम आई नॉट को डिक्रीज करेंगे तो 37 भी डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब यहां जो हमने एंगल लिया था कौन सा R2, तो ये डिक्रीज करेगा 37 से, लेकिन तुमको पता है कि R1 प्लस R2 का सम हमेशा कितना आएगा 37 डिग्री। अगर ये 37 से कम होगा तो ये 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये ना जो डायग्राम बनाए हैं, पॉजिटिव का मतलब ये R1 प्लस R2 ए जब लिखे थे ये था पॉजिटिव वैल्यू। अब सोचो अगर हम आई नॉट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हल्का सा इंक्रीज करो इसको, ये भी थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, 37 से हो जाएगा ज्यादा, दिस विल बिकम मोर देन 37। लेकिन R1 प्लस R2 का सम कितना होता है 37। अब ये 37 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ना। दिस इज 37 मोर, दो चीजों का सम 37 है, उसमें एक नंबर 37 से ज्यादा पहले से है, तो R2 क्या आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल इस तरफ ना होके, इस रे के नीचे ना होके नॉर्मल चला जाएगा ऊपर, R2 बिकम्स नेगेटिव। दिस इज R1, दिस इज R1 एंड दिस इज R2 एंड R2 इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऊपर। तो अब क्या होगा, नॉर्मल के नीचे से लाइट जाएगा। पहले क्या होता था, नॉर्मल के ऊपर से लाइट जाता था, तो बेस की तरफ घूम जाता था, क्योंकि रे को हमेशा नॉर्मल से अवे जाना है जब बाहर निकलेगा। यहां ये जब जाएगा
तो नॉर्मल ऊपर है, नॉर्मल यहाँ है, इससे अवे जाएगा तो ये बेस के ऊपर चला जाएगा। तो अब तुम्हारे कोई भी फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? तुमने जो भी फॉर्मूला डेराइव किया था उसमें तुम क्या लेते थे? पहला रे भी नीचे झुका, दूसरा भी नीचे झुका, तुम दोनों का डेविएशन जोड़ देते थे। अब क्या हो रहा है? पहली बार ये नीचे झुक रहा है, दूसरी बार ऊपर जा रहा है। अब तुमको जोड़ना नहीं है, घटाना है। अब तुमको जोड़ना नहीं है, तुमको घटाना है। अब समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करो कि अगर आई वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो R2 नेगेटिव हो जाएगा, और आई वैल्यू घटाएंगे तो जब R2 नेगेटिव होगा, इस केस में नो फॉर्मूला एप्लीकेबल। यू हैव टू गो बाय स्टेप बाय स्टेप, गो स्टेप बाय स्टेप। हाँ बताओ। नहीं, तब नहीं आता है, हम करके देखें, नहीं आता है। चलो इस पे एक क्वेश्चन लेंगे, पहले इसको समझ लो। ये लास्ट केस था, इसको पहले लिख लो, उसके बाद में एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम इस केस पे हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसमें R2 0 होगा। R2 0 मीन्स ये कितना? अगर R2 0, R1 कितना? A ना। R2 0, R1 हो गया A। तो तुमको वो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है जिसके लिए ये R2 0 होगा, यानी R1 A होगा। तो क्या लिख दोगे? 1 sin I नॉट इन म्यू sin A, और तुम निकाल सकते हो उसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो इसको पहले लिखो, उसके बाद मैं इस पे एक न्यूमेरिकल लूंगा। मान लो ये एक प्रिज्म है, सो दिस इज ए प्रिज्म। This angle is 15 degree. Mu is √2. ठीक, एक रे ऐसे गिर रहा है, ऑलमोस्ट ग्रेजिंग, ऑलमोस्ट एट 90 डिग्री। बताना है इसका डेविएशन कितना होगा दो रिफ्रैक्शन के बाद। तो पहले मैं इसको यहां एंटर करा दूं, ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा जी। ये एंगल कितना होगा? 1 sin 90 डिग्री इज इक्वल टू √2 sin 45 डिग्री। सही है? सॉरी, √2 sin R1। तो व्हाट इज sin R1 इक्वल टू 1 by √2। एग्रीड? सो R1 इज 45 डिग्री। सही है? अच्छा, दिस इज 45 डिग्री, सो व्हाट शुड बी दिस एंगल R2 -15 डिग्री। This angle R2 -15 degree, because R1 plus R2 is -30 degree. Is it equal to -30 degree? Yes. क्योंकि R1 plus R2 की वैल्यू क्या होती है? 15 होनी चाहिए। 45 plus R2 is 15, तो इसकी वैल्यू आएगी -30, यानी ये नीचे ना होके ऊपर चला जाएगा। इसका एक और तरीका है, ये 45 हो गया, तो ये कितना होगा? 45 होगा। ये कितना है? 15 है, तो ये एंगल कितना आएगा बताओ? ये 45 है, तो ये 45 हो गया, नॉर्मल था ये 45, ये 40, ये 45, ये 15, तो ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आएगा। तो ये 120 डिग्री, तो जब यहां नॉर्मल ड्रॉप करोगे तो जनरली नॉर्मल इस रे के नीचे होता था, जनरली नॉर्मल इस रे के नीचे होता था, बट यहां पर ये नॉर्मल क्या होगा? रे के ऊपर होगा। और ये नॉर्मल कितना बनाएगा? सो बताओ, 30 बनाएगा?
क्या ये नॉर्मल 30 डिग्री बनाएगा? क्योंकि ये टोटल एंगल कितना था? 120 था, उसमें ये 90 निकाल दो, तो क्या ये 30 बनाएगा? बनाएगा ना? अब इस लाइट को ऐसे जाना था, बट ये लाइट क्या बन, नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल के अवे जाएगा। अवे का मतलब क्या हुआ? बेस की तरफ नहीं जाएगा, बेस के ऊपर जाएगा, इस तरह से। सपोज दिस एंगल इज ई, तो क्या लिख दूं मैं यहां? मैं इस रिफ्रैक्शन के लिए क्या लिख दूं? रूट टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू √2 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 साइन ई। सो व्हाट इज साइन ई? 1/√2। सो ई कितना हो गया? 45 डिग्री। सो दिस ई इज 45 डिग्री। सो जरा देखो, जब पहला रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट कैसे घूमा? जब पहला रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट कैसे घूमा? जब पहला रिफ्लेक्शन हुआ, देन द लाइट बेंड बाय, इसको जाना था इस तरह, चला गया इस तरह। जब पहला रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट घुमा क्लॉकवाइज, कितना? 45 डिग्री। और जब दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट को जाना था इस तरह से और घूम गया इस तरह से, कितना घुमा? ये 30 था और ये कितना है? 45 है, 15 डिग्री। समझ रहे हो ना? ये जो एंगल था ये था 30 डिग्री और ये पूरा कितना है? 45 डिग्री। तो कितना घूम गया? 15 डिग्री। एक बार क्लॉकवाइज घुमा 45 और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा 15। सो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री क्लॉकवाइज। होगा ना? समझ रहे हैं? Yes, sir. ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज में। तो यहां पर आपका, आप दोनों डेविएशन को ऐड नहीं कर रहे हैं, दोनों डेविएशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका पहला डेविएशन बेस की तरफ हो रहा है और दूसरा बेस के अवे हो रहा है, जो जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया, ठीक है। इसको लिखो।